हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक और नया अपकमिंग आईपीओ शिप रॉकेट आईपीओ, जिसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, कंपनी को ओवरऑल देखा जाए तो काफी यूनिक और देखा जाए अपने सेक्टर के अंदर जो इसका पर्टिकुलर सेक्टर है उसके अंदर लीडिंग नजर आ रही है। बट क्या है बड़ा रिस्क, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से जानेंगे कि भी अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, महंगी है सस्ती है, प्रॉफिट के अंदर है लॉस के अंदर है, उधारी है नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहली चीज जो जानते हैं हम, जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो लगभग 24% के आसपास आज की तारीख में बता रहा है, मतलब 20% से ऊपर जीएमपी बता रही है। अच्छी डिमांड है, लगभग यूं मान के चलें कि अब 23-24 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी चल रही है। डिमांड ठीक है, बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आएगी तब उसके बारे में भी डिस्कशन हम कर लेंगे। और जीएमपी एक अंदाजा है, इसके भरोसे पूरा आपको नहीं रहना है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है, हम जानकारी के लिए जो मार्केट में चीजें चल रही है वो जान रहे हैं। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, लोगों के मन में शिप रॉकेट को लेकर या पर्सनली मेरे मन में भी शिप रॉकेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, तो वो मैं आपको दूर कर देता हूं। तो देखिए, शिप रॉकेट जो है कोई कुरियर कंपनी नहीं है, जैसे ब्लू डार्ट होती है, डिलीवरी है, ई कॉम एक्सप्रेस है। तो उस टाइप की कोई मतलब डिलीवरी सर्विस वाली, कुरियर सर्विस वाली कंपनी नहीं है। जैसे हमको कोई ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आजियो वगैरह से, तो वहां से कहां से आता है, डिलीवरी, ब्लू डार्ट या ई कॉम एक्सप्रेस, इस तरह की जो कुरियर सर्विसेज है वहां से आता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोई कुरियर सर्विस वाली कंपनी नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि कोई भी जो सेलर होते हैं, जैसे मैं सेलर हूं, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मुझे कहीं इसको किसी से मतलब बायर को देना है, मेरी कोई वेबसाइट वगैरह है, तो पर्सनली मुझे कहीं उसको सेल करना, तो मैं कैसे करूंगा, मुझे भेजना है उसको। अगर मान लो वापस रिटर्न करा दे तो वो कैसे करूंगा, या उसका कैश ऑन डिलीवरी का कोई पेमेंट है वो कैसे लूंगा। तो वो सारी चीजें जो सेलर होता है उनको ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, शिप रॉकेट। इसके प्लेटफॉर्म पर वो सारी चीजें हैं। कैसे हैं, जैसे कोई भी, जैसे मैं सेलर हूं या कोई फ्लिपकार्ट, अमेजॉन भी एक सेलर है। ठीक है, वो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, या और भी कई सारी कंपनियां, जैसे फुटवेयर ब्रांड की कंपनियां हैं, दवाइयों वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और भी कई सारी कंपनियां हैं। वो क्या है कि अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं, यहाँ पे भी, इंडिया के अंदर भी और विदेशों के अंदर भी। ठीक है, प्रोडक्ट तो जाते हैं, कहीं से भी कस्टमर आ सकता है, तो अब उनको भेजना कैसे है। ठीक है, अब वो तो खुद चला के जाएंगे नहीं कि भाई ये प्रोडक्ट लो और कुरियर सर्विस, ऐसा तो नहीं होगा। ये क्या, शिप रॉकेट एक टाइप का प्लेटफॉर्म है। वो क्या करती है, वो आपको प्रोवाइड कराती है अलग अलग कुरियर वाले, जैसे ये ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, तो ऐसे टोटल 42 टाइप्स के कुरियर सर्विस जो है वो क्या है कि इसके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं। अब उनमें से आप चुन सकते हैं कि भाई आपको किस प्लेटफॉर्म पर, मतलब किस कुरियर सर्विस से भेजना है, या पर्टिकुलर जिस जगह जा रहा है तो वहां कौन कौन से कुरियर्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो वो सारी चीजें जो है ये प्रोवाइड करवाती है, पता लगा, मतलब एक जानकारी पूरी जो है अवेलेबल करवाती है एक ही प्लेटफॉर्म पर। और इंडिया के बाहर भी, मतलब इंडिया के बाहर भी पार्सल भेजना हो तो वो भी ये सर्विसेज, मतलब वो भी कुरियर वाले हैं इनके पास। तो ये क्या है कि जो कुरियर वाले और जो सेलर है उनके बीच में एक ब्रिज, एक प्लेटफॉर्म का काम करती है। ठीक है ना, तो काम आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं कि भाई कुरियर भेज दिया फिर काम हो गया, नहीं, लास्ट में कोई रिटर्न करता है तो वो सारी चीजें, पेमेंट तक, पेमेंट वगैरह सारी चीजें, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह जो भी हो, ऑनलाइन हो, वो सारी चीजें ये प्रोवाइड करवा के देती है बीच में। ठीक है, तो ये यूनिक टाइप का सेक्टर है। ये चीज आपको समझ में मुझे लगता आ गई होगी, मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और हाई बटन भी दबाया कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए और हमारा भी चैनल थोड़ा आगे ग्रोथ करता रहे। ये चीजें तो इंडिया ही नहीं, लगभग 25 कंट्रीज के अंदर भी इसके प्रोडक्ट्स वगैरह जाते रहते हैं। इसके पास 42 लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स हैं, मतलब लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स मतलब जो ये कुरियर वाले, जो भी आप कह सकते हैं, कुरियर से रिलेटेड जो कंपनीज होती है। 19,000 पिन कोड्स पर ये अवेलेबल है, 25 कंट्रीज के आसपास इसके प्रोडक्ट्स वगैरह जाते हैं। और भी कई सारी कंट्रीज में इसने सर्विसेज वगैरह दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सर्विसेज तो कहीं किसी भी कंट्री में आ सकती है। मैं आपको बताया, जैसे छोटे से लेकर बड़े सेलर तक सब हैं इसके पास, सब इनकी सर्विसेज लेते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी हो सकता है वो भी लेते होंगे, और छोटे सेलर जिनकी वेबसाइट वगैरह हो, किसी को सेल करना, वो भी लेते हैं। ओवरऑल काम यूनिक है। इसके जैसी और भी कंपनियां लिस्टेड अनलिस्टेड खूब है, जैसे एक यूनिक कॉमर्स आई थी बीच में, आपको पता होगा, पर वो उससे काफी छोटी है। और भी है, जैसे आई थिंक लॉजिस्टिक्स है, निम्बूस पोस्ट है, वो काफी छोटी कंपनी है। इससे ये रेवेन्यू वाइज बड़ी कंपनी है। अब इसका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू या इसका रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखें तो जो इसका मेन कोर बिजनेस है, यही जो भाई कुरियर सर्विस लोगों को प्रोवाइड करवाना, सेलर को,
तो वहां से लगभग 73.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है करीब करीब। बाकी कार्गो एंड फुलफिलमेंट बिजनेस जो है, कार्गो जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं, तो वहां से लगभग 15% का रेवेन्यू। फिर क्रॉस बॉर्डर शिपिंग, मतलब जो विदेशों के अंदर शिपिंग करवानी हो, वहां से लगभग 7% के आसपास का रेवेन्यू। फिर एड्स, मार्केटिंग या अदर चीजों से लगभग 4-5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ओवरऑल ये इसका रेवेन्यू ब्रेकअप। मार्केट शेयर क्लियरली नहीं दिया गया है, बट देखा जाए तो ये जो सेगमेंट है इसके अंदर इंडिया के अंदर टॉप लीडिंग कंपनी कह सकते हैं इसको। बाकी इसका इनकॉर्पोरेशन 2011 के अंदर हुआ था, करीब करीब 15 साल हो गए अपने सेक्टर के अंदर। ये होगी कंपनी की डिटेल्स, समझ में आ गई है। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, जो कि 2023 से 2026 तक दिए गए हैं। तो एसेट्स देखा जाए तो एसेट्स के अंदर उतार चढ़ाव, पर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, मतलब ज्यादा चिंताजनक वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लॉस के अंदर है, ठीक है। 2023-2024 के अंदर ज्यादा लॉस था, 25 और 26 के अंदर थोड़ा इसका लॉस कम हुआ है। अच्छी बात है, हो सकता है आईपीओ लेकर आ रहे हो उससे पहले लॉस थोड़ा कम दिखा रहे हो, ये कभी कभार अकाउंट एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। बट बाकी डिटेल भी देखते हैं अभी। तो लॉस के अंदर होना नेगेटिव बात है, बाकी नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है और इसके रिजर्व्स घटे हैं, कम हुए, ये थोड़ा नेगेटिव है। 888 करोड़ रुपए की रिजर्व्स हैं अभी। इसके ऊपर जो बोरोइंग्स उधारी है वो भी थोड़ी बड़ी है। ओवरऑल अगर डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले लगभग 0.16 का निकल कर आता है, जो कि मैनेजेबल है। मुझे लगता है कि कंट्रोल के अंदर डेट है, उधारी कंट्रोल के अंदर है, अच्छी बात है। और क्या है कि ये ऑफिसेज वगैरह इसकी लीज पर ली हुई है, तो अगर लीज लायबिलिटीज ऐड कर दे 102 करोड़ रुपए के आसपास की, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 का हो जाएगा, तो भी कंट्रोल के अंदर है, मतलब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है डेट से। और एक अच्छी बात मुझे ये लगी, आईपीओ के पैसे से 210 करोड़ रुपए अपना डेट पे कर रही है, मतलब आईपीओ के बाद लगभग ना के बराबर इसके ऊपर डेट रह जाएगा, ये बहुत अच्छी बात लगी। तो देखिए अब फाइनेंशियल्स में दिक्कत ये है कि लॉस के अंदर है, ये बड़ी दिक्कत है, बट बाकी जो फैक्टर्स अगर देखें तो वो ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है, तो ये चीज अच्छी बात है कि ये लॉस वाला रिस्क दिमाग में रखना है, बट ऐसा देखा जाए तो ओवरऑल हाई रिस्क ही नहीं है। हाँ, कंपनी को प्रॉफिट के अंदर आना पड़ेगा, तो क्या है कि बढ़िया चलेगा। कि देखिए आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये तो नेगेटिव है क्योंकि अभी कंपनी लॉस के अंदर है। फिर इसका पी वैल्यूएशन अगर निकाले, पीई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नेगेटिव है। और शिप रॉकेट जैसी एक और कंपनी यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशंस नाम से, जो अभी थोड़े कुछ टाइम पहले लिस्ट हुई है, उसका रेवेन्यू 204 करोड़ रुपए का, इसका 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो ये रेवेन्यू वाइज बड़ी कंपनी अपने सेक्टर के अंदर ये लीडिंग पोजीशन के अंदर है, जो पर्टिकुलर ये सेगमेंट के अंदर काम करती है। प्राइस टू बुक निकाले तो 4.05 का, मतलब 4 के आसपास का प्राइस टू बुक है। यूनिकॉमर्स का है 5 का। तो प्राइस टू बुक वाइज देखा जाए तो थोड़ा ठीक है, बट देखिए ज्यादा कंपनियां नहीं, तो ऐसा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। और पी भी नेगेटिव है, तो क्लियरली तो नहीं कह सकते, बट ओवरऑल अगर इसका प्राइस बैंड वगैरह मैंने देखा है, उस हिसाब से वैल्यूएशंस फेयर नजर आती है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर है और प्राइस बैंड भी 100 के नीचे है, तो ठीक ही नजर आता है। और प्राइस टू बुक भी इतना ज्यादा नहीं है, तो वैल्यूएशन मुझे लगता है फेयर है। आधे से लेकर 1 पॉइंट दे सकते हैं, देखा जाए तो 1 पॉइंट पूरा दे सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो आईपीओ 12 से लेकर 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। 19 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 92 रुपए से लेकर 97 रुपए के बीच में, मतलब 92 रुपीज से लेकर 97 रुपीज के बीच में है। 154 मतलब 154 शेयर्स का ये लॉट है और इसका इश्यू साइज 1617 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इश्यू है 885 करोड़ रुपए के। ओएफएस है 731 करोड़ रुपए का और इसका मार्केट कैप करीबन 7000 करोड़ रुपए का बनेगा, मतलब स्मॉल कैप है, ज्यादा छोटी नहीं है। और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अपॉर्चुनिटी तो है। एम्प्लॉइज को 9 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है और इसके अंदर रिटेल पोर्शन है 10% का, क्योंकि कंपनी अभी लॉस के अंदर है। फ्रेश इश्यू का क्या उपयोग होने वाला है, तो देखिए 210 करोड़ रुपए तो अपनी उधारी चुका लेगी। फिर 365 करोड़ रुपए अपनी कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह के अंदर ये लगाने वाले हैं, मतलब बिजनेस के अंदर ही लगाएंगे। फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रा के अंदर फिर 160 करोड़ रुपए लगाएंगे। ओवरऑल फिर डेट पे करना। ओवरऑल देखिए यही है कि भाई अपनी कंपनी के ग्रोथ के अंदर पैसा काम आने वाला है, अच्छी बात है। प्रमोटर की बात करें तो पर्टिकुलर 2-3 प्रमोटर हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, बट उनकी जो हिस्सेदारी है वो मतलब कम ही है, ठीक है। ये जो देखा जाए अगर प्रमोटर की इसकी होल्डिंग देखें तो इसमें अदर फंड्स या अदर इन्वेस्टर्स थोड़े ज्यादा हैं, शेयर होल्डर्स थोड़े ज्यादा हैं, जिसके अंदर फॉरेन विदेशों के जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से इसके अंदर जाता है। प्रमोटर की पूरी जानकारी क्लियर नहीं है कि भाई कौन कितना सेल कर रहा है, ऐसी हल्की फुल्की जानकारी है। बट क्या है कि काफी सारे प्रमोटर्स हैं, मतलब शेयर होल्डर्स वगैरह हैं, तो थोड़ा एग्जैक्टली सही नहीं चल रहा पता। ओवरऑल जो प्रमोटर हैं ओरिजिनल जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, उनकी हिस्सेदारी काफी कम है। खैर ये दिक्कत वाली बात नहीं है, जनरली ऐसी कंपनियां जो होती है, जो नए स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, उनमें ये चीजें होती है। बट मैंने आपको नोटिस करवाई, ये चीज नोटिस भी होना जरूरी है। और एक बात है कि भाई हाँ, प्रमोटर जो होते हैं उनकी हिस्सेदारी अगर रहती है 51% या उससे ज्यादा रहती है,
तो अच्छी बात रहती है कि मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह अच्छा रहता है। इसमें जनरली क्या होता है कि जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है या फिर वोट पड़ते हैं आपस में, जब 51% के वोटर्स अगर एक साइड हो जाते हैं, तो फिर क्या है कि मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस वगैरह करना हो या कुछ डिसीजन लेना हो तो वो ले लेते हैं, ये चीज़ें होती है। अब ये होगी सारी डिटेल्स। अब मेन सवाल आता है कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं। ये क्या है कि अभी की तारीख में रिस्क क्या है, क्या डिमांड है, वही देखते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, डिसीजन आपको खुद को बनाना है। तो सबसे पहली चीज जीएमबी देखते हैं, तो अभी 20% से ऊपर है तो 1 पॉइंट पूरा हम दे देते हैं। जीएमबी जनरली मैं 20% का मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलता हूं। 10% होती तो आधा पॉइंट, 10% से कम हो गई तो 0 पॉइंट, तो अभी इसको 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो अब इसका पी नेगेटिव है, प्राइस टू बुक वाइज वगैरह देखा, हालांकि ज्यादा कोई कंपनियां लिस्टेड है नहीं, ठीक है, ये इसके लिए एडवांटेज भी है, तो कंपैरिजन भी ज्यादा बनता नहीं है। बाकी प्राइस बैंड वाइज वगैरह अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन फेयर नजर आती है, उसके अंदर भी 1 पॉइंट मिल जाता है मुझे लगता है। आधा भी नहीं, चलो आधा भी दे सकते हैं। एंकर लिस्ट देखिए अभी तक आई नहीं है, एंकर लिस्ट आएगी तो मुझे लगता है इश्यू साइज वगैरह बड़ा है तो एंकर लिस्ट ठीक आने की उम्मीद है, तो उसके अंदर भी आधा 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन देखिए, अगर जीएमपी अगर अच्छी रहती है तो सब्सक्रिप्शन उसके अंदर भी आधा 1 पॉइंट, तो जो रेटिंग बन सकती है 4 में से 2 या 2 से ऊपर ही बन सकती है, मतलब न्यूट्रल टू लो रिस्क के बीच में बन सकती है, ठीक है। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन ये सिर्फ क्या है कि जो जानकारी अवेलेबल है, जो डेटा है, वही मैंने आपको बताया है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि भाई लॉन्ग टर्म में हमें करना क्या चाहिए। तो देखिए सेक्टर इसका यूनिक है और अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है, अच्छी बात है, कोई कुरियर सर्विस वाली कंपनी नहीं है। ये क्या है कि जो सेलर और कुरियर सर्विस वाली जो कंपनी होती है उनको जोड़ने का काम करती है, और एंड टू एंड सर्विस इसकी होती है कि भाई पेमेंट तक लास्ट सर्विस, ये चीज बढ़िया है। रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट कंट्रोल के अंदर है, और आईपीओ के बाद डेट लगभग काफी हद तक कम हो जाएगा। ये कुछ चीजें इसकी अच्छी है जो अच्छी होनी चाहिए। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव ये है कि भाई कंपनी लॉस के अंदर है, ठीक है, तो कब प्रॉफिट के अंदर आएगी ये बड़ा चिंताजनक बात है। 2023-24 के अंदर लॉस ज्यादा था, 25-26 के अंदर लॉस कम है, तो देखिए आईपीओ लाने से पहले इन्होंने थोड़ा अपना बैलेंस शीट अच्छी किया है, अच्छी बात है। पर 2027 में जो रिजल्ट आए मुझे लगता है तो उसके अंदर भी लॉस कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है, वरना रिस्क रह सकता है। बाकी ओवरऑल हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है, ये बड़ी चीज है कि भाई कंपनी प्रॉफिट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक पॉइंट मैंने आपको नोटिस कराया था कि भाई प्रमोटर के अंदर क्या आएगी, कोई पर्टिकुलर जो इनकी कंपनी के जिन्होंने स्टार्ट की थी उनकी हिस्सेदारी कम है, बाकी जो इन्वेस्टर ग्रुप है उनका इसके अंदर हिस्सेदारी है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव चीज हो जाती है कि भाई कभी कभार मैनेजमेंट के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई आपस में झगड़ा हो जाता है, तो जिनकी हिस्सेदारी ज्यादा है उनका फिर थोड़ा क्या है कि मैनेजमेंट पर कम मतलब कब्जा हो जाता है, या कब्जा तो नहीं होता, देखिए जैसे सब इनकी चीजें अगर चलती है तो वोटिंग से या आपस में वो तय करके करते हैं। बट एक चीज है कि प्रमोटर की जो मेन प्रमोटर है, मालिक, उनकी हिस्सेदारी ज्यादा होती है तो कंट्रोल अच्छा रहता है। बट खैर कोई दिक्कत नहीं, आजकल की कंपनियां जो न्यू एज कंपनियां जनरली ऐसी देखने को मिलती है, ये भी होता है चीजें, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए चलना आपको। ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल कंक्लूजन ये कि कंपनी इंटरेस्टिंग है और नया एक सेक्टर है, सेक्टर के अंदर अपने लीडिंग भी है, डेट कंट्रोल के अंदर है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। बस एक चीज है कि कंपनी लॉस के अंदर है, ये एक बड़ा रिस्क है, और कब प्रॉफिट में आती है इस चीज को आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। हाँ, लॉन्ग टर्म में स्टडी करने जैसी कंपनी है, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर किया जाए। पर्सनली मुझे अगर पूछा जाए, कोई पूछता है क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप पर्सनली क्या, पर्सनली मुझे लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से स्टडी करने जैसी कंपनी नजर आती है, ये चीज है। अब आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा है, जानकारी क्लियर हुई है तो लाइक करें, कमेंट करें, हाई बटन दबाएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि चैनल में हमारे अच्छी ग्रोथ आती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।